आज अपने पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कर्म। ठीक है, इसमें कर्म की व्युत्पत्ति, जो भी इसमें मेन पॉइंट्स है ना अपने वो देखने वाले हैं। ऐसे फालतू की बकवास अपने नहीं पढ़ने वाले, बिकॉज वो पूछी भी नहीं जाती है। तो जो मेन चीज़ें हैं वो अपने देखेंगे, इन्हीं से ही क्वेश्चन फ्रेम होता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होने वाला। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति में क्या है कि मतलब बेसिकली ये कर्म जो वर्ड है ना, व्युत्पत्ति होता क्या, पहले तो ये चीज़ समझो कि जो वर्ड होता है वो बना कैसे है, वो होती है उसकी व्युत्पत्ति। मतलब उस वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो क्री धातु में मनी प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, कर्म। कर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी कार्य जो अपने कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर है कर्म शब्द की निरुक्ति। निरुक्ति मतलब उसकी होती है बेसिकली डेफिनेशन टाइप। ठीक है, तो इसमें अपने को श्लोक याद रखना है, यत क्रियते तत्कर्म। क्योंकि ये निरुक्ति जिसकी भी पढ़ो आपको उसमें श्लोक उसका याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो यत क्रियते तत्कर्म मतलब जो क्रिया जो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। ठीक है, फिर है कर्म के लक्षण। कर्म के लक्षण में आपको वैसे तो श्लोक याद रहना इंपॉर्टेंट होता है, एक आधा श्लोक याद कर सको तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो याद करना। चलनात्मकम कर्म मतलब जो चलन रूपी क्रिया होती है, चलने वाली जो क्रिया होती है ना, उसी को ही क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। फिर है एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभाग्योन्पेक्ष कारण विधि कर्म लक्षणम। अब कर्म के लक्षण वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग क्या बता रखे हैं, एक द्रव्यम। एक द्रव्यम से मतलब क्या है कि ये द्रव्य में रहने वाला, द्रव्य के आश्रित है। जैसे कि गेंद है, ठीक है, गेंद को अपने फेंक रहे हैं, फेंकना वो गति कर रही है, गेंद जो होती है वो उसका कर्म हो गया। और वो गति जो है, वो गेंद जो है वो बिना गेंद के थोड़ी कर पाएगी, मतलब गेंद जो है वो द्रव्य पर आश्रित है ना, गेंद तो गति कर रही है। तो गेंद जो है वो द्रव्य हो गया और गति क्या हो गया, कर्म। तो द्रव्य पर जो कर्म है वो क्या है, आश्रित है। फिर है अगुणक मतलब कर्म का खुद का कोई गुण नहीं होता, ये इसमें कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर है संयोग विभागीय अनपेक्ष कारण विधि मतलब कर्म जो होता है वो संयोग और विभाग में कारण होता है। अब जैसे आपके पास एक टेबल है, ठीक है, सामने टेबल है, टेबल के ऊपर कोई पेन पड़ा है। संयोग पहले क्या होता है, दो चीज़ों का मिलना क्या होता है, संयोग होता है। और दो चीज़ों का बिछड़ना क्या होता है, वियोग होता है, यानी विभाग होता है। ठीक है, अब जैसे उस टेबल पे कोई पेंसिल पड़ी है, ठीक है, वो पेंसिल को आपने उठाया, अपने हाथ में लिया, तो आपका जो हाथ है और वो जो पेंसिल है यानी जो कलम है, उसका आपस में क्या हुआ, संयोग हुआ, वो दोनों आपस में मिले। ठीक है, संयोग हुआ उनका। बट वो पेंसिल जो थी वो टेबल से तो चली गई ना, टेबल से तो आपने उठा ली, मतलब टेबल और पेंसिल का क्या हो गया, विभाग हो गया। तो एक चीज से जब द्रव्य का एक चीज से संयोग होता है तो दूसरी चीज से क्या होता है, विभाग होता है। पेंसिल का जो है आपके हाथ से संयोग हुआ, पर टेबल से क्या हो गया, विभाग हो गया। तो ये क्या, ये कर्म ही तो करा आपने, कर्म ही तो करा पेंसिल को उठाने का। तो पेंसिल का वो जो कर्म है, कर्म क्या हुआ, आपके हाथ से संयोग में कारण है और टेबल से विभाग में क्या है, कारण है। ये सभी क्या है, कर्म के लक्षण है। उसके बाद अपने चलते हैं इधर चरक संहिता के अनुसार। चरक संहिता वाला जो ये श्लोक अगर आप याद कर लोगे तो ये आपके आगे उधर चरक संहिता में भी काम आने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यपेक्षते। संयोगे च विभागे च कारणम, ये भी अपने पढ़ा कि जो कर्म होता है वो संयोग और विभाग का एक साथ कारण होता है। जब एक स्थान से संयोग होता है उसी समय अन्य स्थान से विभाग होता है। अभी अपनों ने पढ़ा कि जब वो पेंसिल थी उसका अपने हाथ से संयोग हुआ तो उसी टाइम पे उसका टेबल से क्या हो गया, विभाग हो गया। अब आगे द्रव्य में आश्रित, मतलब यही कहना चाह रहा है कि जो कर्म है वो द्रव्य में आश्रित होता है, ये अपने पहले भी देख लिया। कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यपेक्षते। अब क्या कह रहे हैं, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। मतलब जो भी अपना कर्तव्य बनता है ना, कर्तव्य अपने नॉर्मल वर्ड है जो अपने डेली लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। तो कर्तव्य की क्रिया मतलब उसके लिए जो भी अपनी क्रिया कर रहा है उसी को ही क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। जैसे अपना पढ़ना क्या है, कर्तव्य है, तो उसके लिए जो भी अपनी क्रिया कर रहे हैं, जैसे अपने बुक खोल के बैठे हैं और अपने याद करने की ट्राई कर रहे हैं, वो सब क्या है, अपना कर्म है। ठीक है, तो कर्तव्य की क्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, जो कर्तव्य के लिए जो भी अपनी क्रिया या गति करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने चलते हैं अगले पेज पे। अब उसके बाद में आयुर्वेद के अनुसार कर्म के अन्य लक्षण, इसमें प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। इसमें प्रयत्न आदि के द्वारा मतलब एफर्ट्स जो अपने लगाते हैं ना उस टाइम पे जो अपने
चेष्टा कर रहे हैं, जो अपने गतियाँ कर रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। प्रयत्न आदि के द्वारा जो अपनी चेष्टा या गति की जाती है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। या तो कुर्वन्ति तत्कर्म, जो क्रिया किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। जो ऊपर वाले अपने वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग और चरक के अकॉर्डिंग पढ़ी अपने, वो भी लिख देंगे ना तो भी इनफ है, ठीक है। फिर है कर्म के भेद। कर्म के भेद में 5 भेद है: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। नाम से देख सकते हो, उत्क्षेपण मतलब अपवर्ड प्रोजेक्शन, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है अपने उसको ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उत्क्षेपण। उत्क्षेपण के डेफिनेशन तुम देखोगे ना, उधर्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। अब इसमें क्या है, उधर्व देश, उधर्व देश मतलब उधर्व मतलब ऊपर होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो देश है उससे संयोग में जो कारण होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपने उत्क्षेपण बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल सीधी सी बात है, जैसे भी कोई बॉल है, ठीक है, वो आपके हाथ में थी, आपने बॉल को ऊपर फेंका, तो बॉल को ऊपर फेंका तो जो ऊपर वाला देश है ना, मतलब जो आकाश है जैसे, उसके साथ बॉल का क्या हुआ, संयोग हुआ। तो उसके ऊपर उधर्व देश के संयोग में जो कारण है उसी को क्या बोलते हैं, उत्क्षेपण बोलते हैं। ऐसे ही अपने इसमें एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे गेंद को ऊपर की दिशा में फेंकना, रॉकेट होता है, रॉकेट का ऊपर की ओर जाता है तो रॉकेट का संयोग होता है ऊपर वाले देश के साथ, यानी उधर्व देश के साथ संयोग होता है, तो उसी को क्या बोलता है, उत्क्षेपण बोलते हैं। गति करती है, इसलिए बता रखा है कि उदाहरण वायु की उधर्व दिशा में गति। तो भी इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाला जो है उधर्व देश है उसके साथ क्या हो रहा है, संयोग ही तो हो रहा है। फिर है अपक्षेपण। अपक्षेपण में क्या होता है, डाउनवर्ड कास्टिंग। इसमें है अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम। इसमें क्या बताना चाहिए, अधोदेश, अधोदेश से मतलब है नीचे वाला जो देश है, ठीक है। तो अपने जैसे मान लो नीचे वाले देश से संयोग में जो कारण होता है उसे अपक्षेपण कहते हैं। जैसे कोई गेंद ली, अपने उसको नीचे की तरफ फेंका, तो नीचे की तरफ फेंका तो नीचे वाला जो देश है उसके साथ उस गेंद का संयोग हुआ, तो इसी को ये क्या बोलते हैं, अपक्षेपण। अपान वायु जो होती है, जो क्या करती है, अपने शरीर में मल मूत्र जो होते हैं उनका विसर्जन करने का काम करती है, ठीक है। तो अपान वायु जो होती है उसकी अधर दिशा में गति, वो हमेशा नीचे की तरफ ही मूव करती है, ठीक है, एक्सेप्ट सम डिजीज लाइक उदावर्त, ठीक है। अपान वायु नीचे की तरफ ही गति करती है, इसलिए इसमें एग्जांपल बता रखे कि अपान वायु की अधर दिशा में गति। फिर आकुंचन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे आपके हाथ में पेपर है, आपने उसको ऐसे पूरा है ना कुचल दिया, हाथ में लेके पूरा उसको ऐसे सिकोड़ दिया ना, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो बेसिकली आकुंचन आता है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो चीज़ होती है उसका शरीर के पास के संयोग के कारण को क्या बोलते हैं, आकुंचन बोलते हैं। मतलब जैसे आपने कोई पेपर था, ठीक है, वो नॉर्मली पढ़ा था, आपने क्या करा, उसको ऐसे बिल्कुल कुचल दिया और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, ठीक है। तो कुचला और मुट्ठी में बंद हुआ तो उसका क्या हुआ, उस पेपर का आपके शरीर के साथ क्या हुआ, संयोग हुआ, तो उसी को क्या बोलते हैं, आकुंचन। मतलब शरीर से सन्निकृष्ट, सन्निकृष्ट मतलब क्या होता है, पास, ठीक है। तो शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, मतलब शरीर के पास के संयोग के कारण को क्या बोलते हैं, आकुंचन बोलते हैं। जैसे अब इसमें एग्जांपल दे रखा है, हाथ से कागज को उछलना। इसके अलावा दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए नेत्र गोलकों का आकुंचन। जैसे कोई दूर की वस्तु होती है तो उसको देखने के लिए जो अपने आईबॉल्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से अपने को जो दूर की वस्तु है वो भी क्या दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो मतलब वो दूर की वस्तु है उसका भी शरीर से क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है, ठीक है, दिखाई देने लग जाती है। फिर उसके बाद में प्रसारण। प्रसारण का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन। जैसे फूल है, फूल पहले बंद था, ठीक है, फिर उसके बाद वो फूल खिलने लगा, तो फूल जो होता है वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है, ठीक है, तो एक्सपेंशन। तो यही है विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। तो इसमें क्या है, शरीर से दूर के संयोग के कारण को क्या बोलते हैं, प्रसारण कहते हैं। जैसे कि फूल का खिलना और समीपस्थ, अब जो पास में जो चीज़ें हैं उसको देखने के लिए अपने जो आईबॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं ना, वो नेत्र गोलक जो होते हैं वो उनका प्रसारण होता है। फिर है गमन। गमन में क्या है, सिंपल है ये तो, ये जो ऊपर वाली अपनी 4 गतियाँ पड़ी ना, उसके अलावा कोई भी गति आ जाए वो क्या है, गमन है। इसमें क्या है, उपरोक्त चारों कर्मों के अतिरिक्त सभी क्रियाओं का अंतर्भाव गमन में होता है। गमन में कौन कौन सी गतियाँ आती है अकॉर्डिंग टू कारिकावली, भ्रमण, रेचन, स्पंदन, उधर्व, ज्वलपन तथा तिर्यक गमन, ठीक है, ये सभी गतियाँ आती है। फिर विशेषिक दर्शन है, उनके अकॉर्डिंग भी अगर कर्म पूछा जाए तो 5 ये जो कर्म अपने पहले पढ़े वही विशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग है।
अब उसके बाद में है न्याय दर्शन के अनुसार कर्म के भेद। न्याय दर्शन, वैशेषिक और तर्क संग्रह, ठीक है, इन तीनों के अकॉर्डिंग 5 भेद है जो अपने पहले पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आयुर्वेद के अनुसार कर्म के भेद है, वो अपने देख लेते हैं। द्विविध कर्म, द्विविध कर्म में क्या है, लौकिक और आध्यात्मिक है। लौकिक क्या होता है, जो शारीरिक चेष्टा यथा उत्क्षेपण आदि को क्या बोलते हैं, लौकिक कर्म बोलते हैं। और आध्यात्मिक कर्म मतलब स्पिरिचुअल जो कर्म होते हैं, ऐसे कर्म जो क्या करते हैं, अपने परमात्मा का साक्षात्कार करवाते हैं, जो अपने को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, वो आध्यात्मिक कर्म होते हैं, ठीक है। फिर है द्विविध उपक्रम। द्विविध उपक्रम में आ जाता है संतर्पण और अवतर्पण। अब संतर्पण क्या होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, संतर्पण मतलब पता क्या होता है, संतर्पण मतलब क्या होता है, किसी का तर्पण करना, मतलब उसमें न्यूट्रिशन दे देना है ना उसको। जैसे कि कोई बहुत पतला बंदा है ना, उसको खिला पिला के मोटा कर देना ना, वो संतर्पण हो गया उसका। अपतर्पण इसका अपोजिट होता है, जैसे बहुत मोटा पर्सन है ना, उसका अपतर्पण करना, उसको थोड़ा नॉर्मल वेट में लेके आना ना। फिर उसके बाद में आता है द्विविध कर्म। द्विविध कर्म में 2 है, देव और पुरुषकार। पूरा जन्म में समय किया गया कर्म जो होता है वो देव कर्म होता है, और इस जन्म के कर्म को क्या बोलता है, पुरुषकार कर्म कहा जाता है। अब क्या है बेसिकली, जो अपने पहले वाला जो जन्म है उसमें जो काम किए होते हैं उसको देव कर्म कहते हैं, और जो अपने इस जन्म में काम करते हैं उसको पुरुषकार कहते हैं। फिर त्रिविध कर्म, त्रिविध कर्म में वाचिक, मानसिक और शारीरिक आते हैं। वाचिक से मतलब जो अपने बोल के कर्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर मानसिक, जो मानसिक रूप से कर रहे हैं। शारीरिक, जो अपने फिजिकली काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर बल अबल के आधार पर त्रिविध कर्म। अगर मान लो हीन बल मतलब कि बहुत कम बल से, मध्यम बल, ठीक है, और उत्तम बल, इस बेसिस पे 3 है। फिर इसी बेसिस पे देव और पुरुषकार के बल अबल से कर्म जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हीन, मध्य और उत्तम। संयोग के भेद से त्रिविध कर्म। संयोग के भेद से कर्म 3 कैसे हैं, एक क्रमज। एक क्रमज संयोग के बेसिस में कैसे है कि जैसे एक पेड़ है वो खड़ा है, ठीक है, एक पक्षी है वो उड़ के पेड़ के पास आ रहा है, मतलब एक तो गति कर रहा है और एक वहीं पे खड़ा है ना, मतलब एक गति नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक क्रमज कर्म होता है, ये अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है। द्वंद्व कर्मज में ऐसा होता है कि जैसे 2 गाय होती हैं वो एक दूसरे के पास आ रही हो, तो वो द्वंद्व कर्मज हो गया, संयोग भी हो रहा है और दोनों ही जो है वो क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। सर्व कर्मज क्या होता है कि बहुत सारा जो है पक्षियों का झुंड है ना, एक साथ एक जगह पर आ गया ना, तो वो क्या आ जाता है, सर्व कर्मज हो गया। फिर कर्म के आधार पर मतलब कार्य के आधार पर द्रव्य के 3 भेद होते हैं। जैसे कुछ द्रव्य होते हैं वो दोषों को शांत करने वाले होते हैं, तो दोष प्रशमन। कुछ जो होते हैं वो धातुएं जो होते हैं उनको दूषित करने वाले होते हैं, उस बेसिस पे धातु प्रदूषणम। फिर कुछ होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हितकारी होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उस बेसिस पे स्वस्थ हित, ठीक है। फिर त्रिविध कर्म क्या है कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। मतलब कोई भी अपने प्रोसीजर कर रहे हैं तो उससे पहले जो अपने काम करते हैं उसको पूर्व कर्म कहते हैं। उस प्रोसीजर के ड्यूरेशन के टाइम पे जो अपने काम कर रहे होते हैं वो उसको प्रधान कर्म कहते हैं, और उस प्रोसीजर होने के बाद जो अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, पश्चात कर्म बोलते हैं। पंचकर्म में 5 होते हैं, ये आपने चरक संहिता में भी देखा ही होगा, वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, निरो बस्ती, शिरो विरेचन, ठीक है। फिर अष्टविध शस्त्र कर्म है, इनके नाम याद कर लेना, अपने आगे पढ़ेंगे। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहरण, विस्त्रावण, सीवन, ठीक है। कर्म की आयुर्वेद में उपयोगिता, ये जो है ये पेपर में पूछा जा सकता है, इवन सामान्य की आयुर्वेद में उपयोगिता पूछी जा सकती है। और ऐसे जितने भी अपने चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं उनकी सभी का जो चिकित्सकीय महत्व होता है या आयुर्वेद में उपयोगिता होती है वो याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे 100% क्वेश्चन आना ही है पेपर में, ठीक है। फिर है कर्म जगत का कारण। कर्म जो है वो जगत का कारण है, कैसे कारण है उसमें अपने पढ़ रहे हैं। सामान्य आदि 6 पदार्थ जगत के सभी कार्यों में कारण है। जो षट पदार्थ होते हैं ना, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये जो होते हैं ये जगत में जो भी कार्य हो रहे हैं ना, सभी कार्यों में जो है वो कारण होते हैं। अब कर्म का क्या कार्य होता है वो अपने देखते हैं, वो अपने पहले इवन पढ़ चुके हैं कि द्रव्यों के संयोग और विभाग में जो कर्म होता है वो कारण होता है। फिर है कर्म की धातु साम्यता में कारण। षट पदार्थ धातु साम्यता प्रस्थापित करने में कारण है। आतुर अवस्था में सद्वृत आदि कर्मों का पालन करके ही धातु साम्यता प्रस्थापित की जा सकती है। इसमें यह कहना चाह रहा है कि जो 6 पदार्थ है ना,
द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये जो होते हैं धातु की साम्यता बनाए रखने में, मतलब कि जो धातुएं होते हैं उसको इक्विलिब्रियम की स्टेज में बनाए रखने में, प्रस्थापित करने में कारण होते हैं। अब अपने कर्म जो है वो धातु साम्यता में कारण कैसे है, वो ऐसे कारण है कि आतुरावस्था में, यानी कि जब पर्सन जो है वो बीमार है, ठीक है, उसको कोई डिजीज है, तो आतुरावस्था में, आतुरावस्था मतलब जो बीमारी वाली जो स्टेज होती है, उसमें अपने जो सद्वृत्त आदि जो कर्म है, सद्वृत्त आदि कर्म कौन से होते हैं, सद्वृत्त वो होते हैं अच्छे कर्म, ठीक है, अपने को अच्छे कर्म करने चाहिए, जो सज्जन व्यक्ति के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं ना, तो सद्वृत्त आदि कर्मों का पालन करके जो है अपने धातु साम्यता प्रस्थापित की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे कर्म का महत्व है इसमें धातु साम्यता प्रस्थापित करने में, कि सद्वृत्त अगर काम अपने कर रहे हैं आतुर अवस्था में तो धातु साम्यता प्रस्थापित की जा सकती है। कर्मों की रोगों में कारणता, अब जैसे रोग जो होते हैं वो भी कर्मज होते हैं, ठीक है, जीव मात्र कर्म से उत्पन्न हुए के मत से जीव मात्र कर्म से उत्पन्न माने जाते हैं। अब रोग भी कर्मज होते हैं। रोग कर्मज कैसे होते हैं, अपने को कोई रोग हुआ है, ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होता ही है, अपनों ने कुछ ना कुछ तो कर्म ऐसे करे होते हैं। जैसे अपने को फूड पॉइजनिंग हुई, फूड पॉइजनिंग में भी तो अपने कर्म करा था, क्या कर्म करा था, वो बाहर का वो बर्गर पिज़्ज़ा या कुछ भी अनहेल्दी फूड अपने खाया था, ठीक है, उस वजह से तो फूड पॉइजनिंग हुई है। तो रोग भी क्या है, कर्मज ही तो माने जा रहे हैं, मतलब रोग भी अपने जो कर्म कर रहे हैं उसी वजह से तो रोग हुआ है अपनों को, तो इस वजह से रोग भी जो है वो कर्म जो है वो रोग में कारण है, ठीक है। फिर है कर्म की रोग निदान में कारणता। अब रोग की डायग्नोसिस में कर्म कैसे जो है वो कारण है, उसके बारे में अपने देखते हैं। दोषों और द्रव्यों के कर्मों के आधार पर ही व्याधि की संप्राप्ति का निर्धारण किया जाता है। वृद्धवात के कार्यों के आधार पर ही वात व्याधि का अनुमान लगाया जाता है। अब रोग को डायग्नोस करना अपनों को कि इसको क्या डिजीज है ना, तो उसमें कर्म की क्या इंपॉर्टेंस है, कि जैसे अपने दोष जो होते हैं, ठीक है, उनके भी कर्मों के आधार पर ही अपने व्याधि की संप्राप्ति करते हैं। संप्राप्ति पहले तो होती क्या है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि संप्राप्ति होती है कि जो भी, जैसे मान लो अहितकर अपने आहार का सेवन किया, उसके बाद में दोष कुपित हुए, दोष से दुष्य यानी धातुएं कुपित हुई, फिर उससे दोष दुष्य समूर्छना हुई, कि अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और उससे जो होता है डिजीज आगे हो जाती है। तो मतलब कि बेसिकली डिजीज के दिखने से पहले के जो भी प्रोसीजर हुए हैं वो सारे संप्राप्ति होती है, ठीक है। अब इसमें रोगों के निदान में कारण कैसे हैं, जैसे जो दोष होते हैं, अब जैसे वात दोष अगर बढ़ गया है, ठीक है, तो वात दोष जो बड़ा हुआ वृद्धवात दोष होता है ना, उसके जो कर्म होते हैं वो जो कार्य करता है, वो अगर अपने को बॉडी में दिखने लग रहे हैं तो समझ जाओ कि वात दोष जो है वो बढ़ रखा है, ठीक है। अगर कफ दोष बढ़ रखा है, तो कफ दोष जब बड़ा हुआ होता है तो जो जो कार्य है वो कफ दोष करता है, ठीक है, तो उसके कर्मों के आधार पर अपने डायग्नोस करते हैं कि अच्छा इसका कफ दोष बढ़ रखा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो कर्म की रोग निदान में कारणता होती है। फिर उसके बाद है कर्म की द्रव्य के वर्गीकरण के आधारभूत में कारणता। अब जो द्रव्य है उसके क्लासिफिकेशन में कर्म कैसे इंपॉर्टेंट होता है, द्रव्य का वर्गीकरण का आधार एक कर्म भी है, ठीक है। भ्रंगण कराने वाले जो द्रव्य होते हैं उनको भ्रंगणीय द्रव्य, और कर्षण कराने वाले जो द्रव्य होते हैं उनको कर्षणीय द्रव्य कहते हैं। अब भ्रंगण क्या होता है, भ्रंगण होता है जैसे जो शरीर को भ्रंगित करने, यानी कि उसको तर्पित करने, या फिर अपने उस वे में देख सकते हैं, जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो शरीर को ऐसे मोटा ताजा करने के लिए जो है जो द्रव्य होते हैं उनके भ्रंगण करने वाले जो होते हैं वो द्रव्य कहा जाता है। और जो शरीर को कृश करने के यानी पतला करने के कार्य करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कर्षणीय द्रव्य कहा जाता है। फिर उसके बाद में है कर्म की चिकित्सा में कारणता। अब कर्म को चिकित्सा का मूल आधार माना गया, ठीक है। ये अब चिकित्सा में कर्म कैसे कारण है, जैसे कि चिकित्सा में अपने पंचकर्म करते हैं, वमन विरेचन, शिरो विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, बस्ती, है ना, तो ये सब। इसके अलावा शस्त्र कर्म किए जाते हैं, शस्त्र का भी प्रयोग किया जाता है, शार का भी प्रयोग किया जाता है, तो शार कर्म ये सभी भी क्या है, चिकित्सा में तो कार्य किए जाते हैं, तो कर्म की चिकित्सा में कारणता, इससे आप देख सकते हो। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है ना, ये गुण और कर्म में साधर्म्य, मतलब की सिमिलैरिटीज, और डिसिमिलैरिटी यानी वैधमर्य, ये चीज़ भी पूछी जाती है, तो ये चीज़ भी देख लो। गुण और कर्म ये दोनों ही क्या होते हैं, पदार्थ है, पता ही है 6 पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, उनमें गुण और कर्म भी है। ये दोनों ही क्या रहते हैं, द्रव्य में आश्रित रहते हैं। द्रव्य अगर है तभी गुण और कर्म है, अगर द्रव्य नहीं है तो गुण और कर्म भी नहीं है, ठीक है। मतलब द्रव्य पर ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट है, तो द्रव्य में आश्रित है। दोनों गुण रहित होते हैं, गुण का खुद का कोई गुण नहीं होता, कर्म का भी खुद का कोई गुण नहीं होता, तो दोनों गुण रहित है।
दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दोनों क्या है, द्रव्य पर डिपेंडेंट है। अगर द्रव्य होगा तभी कर्म और गुण जो है उसमें रह सकते हैं। इंडिविजुअली कोई भी कर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोई भी जो है गुण है वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब इनमें डिसिमिलैरिटी क्या है कि इनमें क्या डिफरेंस है। जो गुण होता है उसमें चेष्टा नहीं होती, गुण में कोई भी गति नहीं होती। अब कोई बॉल है वो लाल रंग की है, उसमें कोई उसकी गति थोड़ी है, वो तो उसका गुण है कि वो लाल रंग की है। बट वही वो बॉल को अपने फेंका तो वो कर्म हो जाता है, तो उस टाइम पे कर्म में क्या होती है, गति होती है। ऑफकोर्स कर्म जो होता है वो चेष्टावान होता है। गुण संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं होता, और कर्म जो होता है वो संयोग और विभाग का कारण होता है। कैसे कारण होता है वो अपने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। गुण जो होता है वो सर्वव्यापी द्रव्य में पाया जाता है, कर्म सर्वव्यापी द्रव्य में नहीं पाया जाता। मतलब गुण जो होता है वो सभी द्रव्य में पाया जाता है, चाहे वो मूर्त हो चाहे वो अमूर्त हो, जो अगला अपना पॉइंट है। पर कर्म